students. I am Dr. Pooja Saxena, Geography Department, Government College, बूंदी। भारत के भूआकृतिक प्रदेशों की श्रृंखला में आज हम तीसरे भूआकृतिक प्रदेश प्रायद्वीपीय पठार द पेनिनसुलर प्लेटो को लेते हैं। देखिए, यह पठारी क्षेत्र भारत के वृहत मैदानों के दक्षिण में एक त्रिभुजाकार आकृति में विस्तृत है, जिसका चौड़ा आधार ब्रॉड बेस नॉर्थ की तरफ है और दक्षिण की ओर इसका एक नैरो एपेक्स है। यह तीन ओर से जलराशि से घिरा हुआ है, जिसमें द बे ऑफ बंगाल, द अरेबियन सी एंड द इंडियन ओशन है। इसी कारण इसको प्रायद्वीपीय पठार पेनिनसुलर प्लेटो बोला जाता है। ये क्षेत्र लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यह सबसे बड़ा लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक रीजन है, जिसका आधार उत्तर में विंध्याचल पर्वतमाला और शीर्ष दक्षिण में कुमारी अंतरीप है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान की उच्च भूमि से कन्याकुमारी तक इसकी अधिकतम लंबाई 1800 किलोमीटर और अधिकतम चौड़ाई 1400 किलोमीटर है। इस पठार की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 600 मीटर है और इसका विस्तार दक्षिण पूर्वी राजस्थान, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला में आंशिक रूप से है। ये एक प्राचीन पठार है जो आर्कियन नीस और शिस्ट की चट्टानों से निर्मित है। इस भूआकृतिक प्रदेश की जो संरचना है वो बहुत जटिल है, क्योंकि एक और इसमें एंशियन टेबल लैंड है, तो दूसरी ओर होलोसीन पीरियड की नवीनतम चट्टानें भी यहाँ मिलती हैं। हम प्रायद्वीपीय भारत के स्थलाकृतिक स्वरूप जो कि विविधताओं से युक्त है, जिसमें पठारी क्षेत्र भी है, पर्वतीय क्षेत्र भी है, नदियों की घाटियाँ भी हैं, तो इस आधार पर इस क्षेत्र को हम 8 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। यानी दी प्लेटोज एंड अपलैंड्स ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया को हम 8 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। दी मारवाड़ अपलैंड, दी सेंट्रल हाईलैंड, दी बुंदेलखंड अपलैंड, दी मालवा प्लेटो, दी बघेलखंड और विंध्याचल प्लेटो, दी छोटा नागपुर प्लेटो, दी मेघालय प्लेटो एंड दी डेक्कन प्लेटो। हम इस रीजन के इन डिविजन्स की बात करें तो जो मारवाड़ उच्च क्षेत्र है, ये अरावली के पूर्व के उच्च क्षेत्र इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं, जिनकी समुद्र तल से ऊंचाई है 250 से 500 मीटर। जो सेंट्रल हाईलैंड्स हैं, यह मध्य भारत के पठार के नाम से जाने जाते हैं। यह मारवाड़ उच्च क्षेत्र के पूर्व में स्थित है और यहाँ बेसिकली चंबल नदी का अपवाह क्षेत्र है। फिर बुंदेलखंड के जो उच्च क्षेत्र हैं, ये मध्य भारत पठार और बुंदेलखंड के कगार क्षेत्र के मध्य में स्थित हैं। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई 300 से 600 मीटर है। फिर मालवा का पठार, यह उत्तर में अरावली और दक्षिण में विंध्यन श्रेणी और पूर्व में बुंदेलखंड से आवृत है। इसमें 2 अपवाह तंत्र मिलते हैं, एक तो नर्मदा और माही अरब सागर की ओर और चंबल, सिंध, बेतवा, केन बंगाल की खाड़ी की ओर। इसके बाद बघेलखंड या विंध्यन पठार, जिसका विस्तार मैकाल रेंज के पूर्व में है और इसमें मध्य प्रदेश के सतना और रीवा और उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर क्षेत्र सम्मिलित हैं। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 150 से 1200 मीटर है। यहाँ का धरातल असमतल है। यहाँ नर्मदा सोन नदियों का भ्रंश घाटियों में प्रवाहित होना इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके बाद लेते हैं छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार वेस्ट बंगाल के कुछ भाग में झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में है। हजारीबाग का पठार, रांची पठार और राजमहल की पहाड़ियाँ इसका प्रमुख भाग है। इस पठारी भाग में कई नदियाँ प्रवाहित हैं, जिसमें दामोदर, स्वर्ण रेखा और उत्तरी और दक्षिणी कोयला, बराकर आदि प्रमुख हैं। इसके बाद हम ले मेघालय का पठार। मेघालय का पठार
प्रायद्वीपीय भारत से मालदा गैप से अलग है। इसमें गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियाँ सम्मिलित हैं और इसके सीमावर्ती क्षेत्र में मिकिर और रंगामा पहाड़ियाँ हैं। इस क्षेत्र की सबसे अधिक ऊंचाई शिलोंग चोटी की है जो 1823 मीटर है। गारो पहाड़ियों में नौकरेक चोटी है जो 1515 मीटर ऊंची है। अब लेते हैं डेक्कन प्लेटो। इसको दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम उत्तरी दक्कन या महाराष्ट्र का पठार और दूसरा दक्षिणी कर्नाटक, दक्कन कर्नाटक पठार, तेलंगाना पठार और तमिलनाडु उच्च भूमि इसके अंतर्गत सम्मिलित है। जो उत्तरी दक्कन है उसमें महाराष्ट्र का कोंकण और सह्याद्री को छोड़कर अधिकांश भाग सम्मिलित है। उत्तरी दक्कन में महानदी बेसिन, छत्तीसगढ़ का मैदान, गढ़वाल की पहाड़ियाँ और दंडकारण्य सम्मिलित हैं। दक्षिणी दक्कन में कर्नाटक पठार की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 600 से 900 मीटर है और सर्वोच्च शिखर कुद्रेमुख है 1892 मीटर ऊंचा। कर्नाटक पठार के उच्च भाग को मलंद और दक्षिणी भाग को मैदान कहते हैं। तेलंगाना पठार जो है उसका निर्माण मुख्यतया धारवाड़ और कोडप्पा शैलों से हुआ है। दक्षिणी दक्कन का एक अन्य क्षेत्र तमिलनाडु उच्च भूमि है जो दक्षिणी सह्याद्री और तमिलनाडु के तटीय भागों के मध्य सम्मिलित है। इसके बाद हम लेते हैं प्रायद्वीपीय पठार की महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियां और पहाड़ियां, जिसके अंतर्गत अरावली रेंज, विंध्याचल श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स इत्यादि सम्मिलित हैं। देखिए, जो अरावली रेंज है वो उसे प्रायद्वीपीय भारत में सम्मिलित किया जाता है, जो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में दिल्ली से गुजरात के पालमपुर तक फैली हुई है। ये विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है जिसका निर्माण नीस, शिस्ट और क्वार्टजाइट की चट्टानों से हुआ है। दिल्ली के निकट ये मात्र टीलों के रूप में दिखाई देती है, जो कहीं कहीं कठोर क्वार्टजाइट की पहाड़ियों के रूप में दृष्टिगत होता है। उत्तर की ओर से ये यमुना के अवसाद में विलीन हो जाती है। अलवर और जयपुर के पास ये पर्याप्त ऊंची पहाड़ियों के रूप में दृष्टिगत होती है। अजमेर के निकट ये पहाड़ियाँ कई समानांतर श्रेणियों में 11 से 16 किलोमीटर के विस्तार में फैली हुई हैं। गुरु शिखर अरावली का सर्वोच्च शिखर है जो समुद्र तल से 1722 मीटर ऊंचा है। इसके अलावा यहाँ सेर, देलवाड़ा, जरगा, चलगढ़, माउंट आबू की पहाड़ी, कुंभलगढ़, कमलनाथ पहाड़ी, सज्जनगढ़ की पहाड़ियाँ इत्यादि सम्मिलित हैं। दूसरी है इसमें विंध्यन रेंज, जो नर्मदा घाटी के समानांतर पूर्व पश्चिम दिशा में गुजरात के चौबट से बिहार के सासाराम तक लगभग 1200 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। इस श्रेणी की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 300 से 600 मीटर। देन सतपुड़ा रेंज, जो 7 पर्वतों की श्रेणियों को सम्मिलित करती है। ये पूर्व पश्चिम दिशा में विंध्याचल श्रेणी के दक्षिण में नर्मदा और तापी नदियों के मध्य स्थित है। यहाँ राजपीपला, महादेव और मैकाल की श्रेणियाँ सम्मिलित हैं। धूपगढ़ यहाँ का सर्वोच्च शिखर है जिसके समुद्र तल से ऊंचाई 1350 मीटर है, जो महादेव पहाड़ियों पर पचमढ़ी के निकट है। इसके अलावा अस्तांबा डूंगर और अमरकंटक दूसरे प्रमुख शिखर हैं। अब आते हैं वेस्टर्न घाट्स पर। वेस्टर्न घाट्स को सह्याद्री की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। ये महाराष्ट्र से लगाकर धुर दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक लगी हैं। ये 1600 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत हैं। ये घाट सागर की ओर सीधे ढाल और पूर्व की ओर कम ढाल रखते हैं। पश्चिमी घाट का अरब सागर की ओर खड़ी दीवार जैसा तेज ढाल ये प्रमाणित करता है कि यहाँ कभी सबमर्जेंस हुआ था, जब भारतीय प्रायद्वीप उस प्रदेश से विलग हो गया जो कि अभी अरब सागर में डूबा हुआ है। सामान्यतः ये घाट 50 मीटर से भी कम चौड़े हैं, लेकिन दक्षिण की ओर 65 से 80 किलोमीटर की चौड़ाई रखते हैं। ये उत्तर दक्षिण दिशा में समुद्री भागों के समानांतर और लगातार फैले हुए हैं, जिनकी औसत ऊंचाई 1066 से 1220 मीटर। इन घाटों पर लावा की तहें पाई जाती हैं, लेकिन मौसमी क्षति के फलस्वरूप अब सीढ़ीनुमा घाट आकृति बन गई है। तो ये घाट बेसिकली तटीय और आंतरिक भाग के बीच एक अवरोधक के रूप में यहाँ पालघाट, भोरघाट, थालघाट जैसे दर्रे हैं। यहाँ की प्रमुख चोटियाँ हैं कुंडरमुख, पुष्पगिरी, कलुसबाई, सलहर, महाबालेश्वर, हरिश्चंद्र इत्यादि। नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो हैं वो पश्चिमी घाट का दक्षिण भाग हैं जो इन्हें पूर्वी घाट से जोड़ती हैं। जहाँ ये दोनों घाट मिलते हैं वहाँ पे अनाईमुड़ी शिखर है जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है।
जो प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर माना जाता है। दूसरे शिखर हैं जैसे दोदा बेटा, मुकुरिती। अनाईमुड़ी के केंद्र स्थल से 3 श्रेणियां विस्तीर्ण होती हैं, जिसमें उत्तर से अनामलाई, उत्तर पूर्व में पालनी और दक्षिण में कार्डमम हिल्स हैं। कुमारी अंतरीप से लगभग 20 किलोमीटर उत्तर में पश्चिमी घाट का अंत हो जाता है। इसके बाद हम बात करें ईस्टर्न घाट्स की। ईस्टर्न घाट्स जो हैं वो महानदी की घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक दक्षिण पूर्व दिशा में 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। ये घाट ओडिशा में 200 किलोमीटर और दक्षिण में 100 किलोमीटर चौड़े हैं। पश्चिमी घाट से बिल्कुल भिन्न हैं, क्योंकि ये न तो ज़्यादा ऊंचे हैं न श्रृंखलाबद्ध हैं। इसके अंतर्गत ओडिशा और उत्तरी आंध्र के पूर्वी घाट, नल्लेमलाई, पालकोंदा, जावड़ी, शिवराय और अन्य पहाड़ियाँ आती हैं। अरोया कोंडा पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है, जो समुद्र तल से 1680 मीटर ऊंचा है और आंध्र प्रदेश में स्थित है। पूर्वी घाट के दूसरे पर्वत शिखरों की बात करें तो देवोदी मोंडा, सिंगाराजू, नीमलगिरी, महेंद्रगिरी। इन घाटों को काटकर महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियां पश्चिम भाग से पूर्व की ओर अपने डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। ये घाट उत्तर पूर्व की ओर छोटा नागपुर की पहाड़ियां और सुदूर दक्षिण में नीलगिरी से मिल जाते हैं। तो देखिए, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट्स में अंतर है। वेस्टर्न घाट जो है वो एक लगातार श्रृंखला के रूप में है, एक सह्याद्री श्रृंखला उत्तर दक्षिण दिशा में तापी नदी से कन्याकुमारी तक। और ईस्टर्न घाट्स जो हैं वो ओडिशा से नीलगिरी पहाड़ियों तक और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में विस्तृत हैं। जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो 50 से 80 किलोमीटर चौड़े हैं, तो ईस्टर्न घाट्स 100 से 200 किलोमीटर चौड़े हैं। वेस्टर्न घाट्स में औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है, इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर लगभग है। अच्छा, वेस्टर्न घाट्स अवरोधक के रूप में हैं, जिन्हें दर्रों से पार किया जाता है। और ईस्टर्न घाट्स जो हैं वो महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियों के कटाव से यहाँ पे प्राकृतिक मार्गों का निर्माण हुआ है। वेस्टर्न घाट्स नदियों की दक्षिण की जो बड़ी नदियां हैं उनका स्रोत है, और पूर्वी घाट अनवरत श्रृंखला के रूप में हैं ही नहीं। वेस्टर्न घाट्स एक संपूर्ण इकाई हैं और ईस्टर्न घाट्स में संरचना की दृष्टि से कोई समरूपता नहीं है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए वेस्टर्न घाट एक अवरोधक का काम करते हैं और पश्चिम तटीय मैदान में भारी वर्षा में सहायक माने जाते हैं। और जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो बंगाल की खाड़ी के मानसून के लगभग समानांतर होते हैं और वर्षा में ज़्यादा सहायक नहीं होते। तो जो पेनिनसुलर प्लेटो है उसका भी एक विशिष्ट महत्व है। ये एक प्राचीन कठोर पिंड है, एक स्थिर भूभाग है, स्टेबल्ड एरिया है। यहाँ पर भूगर्भिक घटनाओं से पूर्णतः सुरक्षित है, ज्वालामुखी, भूकंप जैसी घटनाओं से। समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए यहाँ पे जलवायु का समकारी प्रभाव पाया जाता है। क्षेत्र अत्यंत प्राचीन चट्टानों से निर्मित है, तो खनिज पदार्थों में धनी है, जैसे कर्नाटक में सोना, मध्य प्रदेश में हीरा, संगमरमर, चूने का पत्थर, मैग्नीज। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कोयला और हीरा, और मध्य प्रदेश, बिहार और ओडिशा में लोहा, संगमरमर, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी जैसी पर्याप्त खनिज यहाँ पे मिलते हैं। यह लावा मिट्टी से निर्मित है, तो रासायनिक तत्वों में धनी है। कपास के उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जो लेटराइट मिट्टी वाले पहाड़ी क्षेत्र हैं वो चाय, कहवा और रबड़ के उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहाड़ी ढालों पर गरम मसाले, काजू, केला और आम भी पैदा किया जाता है। यहाँ पे साल, सागवान, शीशम और चंदन के बहुमूल्य वन मिलते हैं। यहाँ की नदियों के मार्ग में जलप्रपात होने के कारण यह सस्ती जल विद्युत उत्पादन के लिए पूर्ण प्राकृतिक परिस्थितियाँ हैं। कठोर पत्थर और धरातल और पत्थर की बहुत आसान उपलब्धि के कारण यह सड़क मार्ग विकसित हुए हैं। तो कच्चा माल, शक्ति संसाधन, श्रम, बाजार सब कुछ उपलब्ध होने के कारण यहाँ पर कई आधारभूत उद्योग जैसे आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, शिप बिल्डिंग, शस्त्र उद्योग जैसे महत्वपूर्ण उद्योग विकसित हुए हैं। धन्यवाद।